कलर का अगर फीमेल यूज़ किया हमने जी तो वो तो पर्पल ही आएगा। बिल्कुल। इसलिए हम वाइट जनरली ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं इसको। हाँ, जनरली हम जो ऊपर माँ से को दिखने वाला हाँ, कैरेक्टर है। हाँ, तो इसलिए हम जनरली वाइट कलर का रखेंगे जी और उसका जो बच्चा आएगा पर्पल आना चाहिए, जी क्योंकि पर्पल डोमिनेंट कैरेक्टर पर्पल है। डोमिनेंट कैरेक्टर जी। है। और ये और कहावत चलती है कि माँ तो मतलब पक्की होती है, जी मदर इज सर्टेनिटी एंड फादर इज डाउटफुल। जी हमेशा फादर का ही पैटर्निटी टेस्ट होता है, मदर का नहीं होता है। क्यों? बिल्कुल सही है। क्यों? अब बच्चा अगर पर्पल आता है, माँ का कलर क्या था? वाइट था, जी सफ़ेद था। बच्चा अगर पर्पल आता है तो इसका मतलब बाप का ही बच्चा है, जी बाप का वो कैरेक्टर लेके आया जो डोमिनेंट था। इसलिए जनरली फिर वाइट को हम जो रिसेसिव होती है कलर, तो उसको माँ रखते हैं और उसको जनरली बाप। अगर दोनों समझ लो, हमको फिर भी क्रॉस करना और दोनों यही मैं पर्पल पूछना पर्पल, चाहता था कि दोनों अगर पर्पल ही कलर के हैं हाँ। या दोनों सफेद ही कलर के, Yes. फिर क्या होगा? फिर हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं। जैसे नैरो पत्ती होती है, लंबी पत्ती का फालाकार शेप की पत्ती होती है और दूसरे का राउंड शेप होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई डोमिनेंट है क्या। और जनरली कई बार इंटरमीडिएट आता है, ना पूरा गोल पत्ता आएगा ना लंबा आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, तो उसमें समझ जाते हैं कि ये हाइब्रिड पॉड बन चुका है। तो F1 आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, या तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर F1 बेस मतलब पे, जो क्रॉसिंग होने के बाद सबसे पहला जो हाँ सबसे जी, पहला जो, जी तो या तो उसके आधार पर, मार्फोलॉजिकल आधार पर। और अगर ये नहीं होता है और बहुत ही डाउटफुल है तो हम पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, DNA पैटर्निटी। तो जब ऐसी होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सारे सरीके हैं, जी तो हम DNA पैटर्न पे चले जाते हैं, दोनों का क्रॉस करेंगे और DNA पैटर्न उसका देखेंगे। जी। नहीं तो अभी यहाँ पे मैं अगर आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पहली बार क्रॉसिंग किया, हम यहाँ तक पहुँचे कि F1 होगा जिसमें कि मदर के जो है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, मान लीजिए कि पर्पल रंग का मदर का फूल था, तो वो बच्चे में भी पहला जो F1 में पर्पल कलर कैरेक्टर का ही फूल, रंग का फूल आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये किस्म बनने में कितना टाइम लगता है और उसमें क्या होता है, फ्लावर रंग आखिर तक वही रहेगा? हाँ, उसके बाद में जो स्टैटिस्टिक्स आता है, मेंडल जी ने जो मतलब प्रपोज किया कि इसमें जो आगे जो आएंगे F2 में जो आएंगे वो 3:1 रेशो आएंगे, जब अगर वो कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो आगे इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। फिर फैमिली का सेग्रीगेशन होता, सारे बच्चे आपको हो सकता है माँ बाप के जैसे कम दिखे और इंटरमीडिएट और बहुत सारा अलग अलग टाइप के दिखे, तो उसमें F1 के बाद मतलब जो हाइब्रिड सीड होता है उसके बाद F2 जनरेशन, फिर F3 जनरेशन, ऐसे माना जाता है। इसमें सेग्रीगेशन बदलते रहता है, जरूरी नहीं कि वो Yes. पर्पल ही रहेगा या सफेद ही रहेगा, जरूरी नहीं है। सफ़ेद और पर्पल कलर बदलते रहता है, आगे चलते उनकी रहता है। चलते रहते हैं। कुछ बच्चे सफ़ेद आएंगे वो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आगे, और जनरली ये माना जाता है कि जो होमोजीनियसनेस आता है। अब ये हाइब्रिडिटी F1 में आपको 100% हाइब्रिड दिखेंगे, क्योंकि माँ का आधा सारे कैरेक्टर माँ के आधे जीन लेके आता है, बाप से आधे जीन लेके आते हैं, और ये डिप्लॉइड बोलते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिड हुआ। अब ये हाइब्रिडिटी जैसे जैसे हम आगे जनरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हाइब्रिडिटी कम होके, इसलिए पहले जनरेशन को हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। और जो F6 में समझा जाता है, मतलब 6वें जनरेशन में ये समझा जाता है कि अब ये होमोजीनियसनेस, मतलब उस कैरेक्टर का यूनिफॉर्मिटी आ जाती है 6th जनरेशन बाद में, छठी जनरेशन के बाद। अदरवाइज ये भी होता है, और छठी जनरेशन के बाद ही हम क्यों मतलब वैरायटी रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, वो इसलिए है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि माँ बाप को तो 11 उंगली रहती नहीं है, बिल्कुल, और बच्चे को 11वीं उंगली आ जाती है। कई बार देखा जाता है। हाँ, तो अब आदमी सोचता है कि मतलब ये ना बाप में 11 उंगली थी ना मदर में 11, ये कहाँ से आ गए। तो वो आपको पता नहीं 6वें जनरेशन की पहले की कैरेक्टर जो मतलब जो था कभी आपके पेडिग्री में था, अब आया जी। तो कई बार ऐसे होता है। तो ये सारी आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे DNA में ये चीज़ें छुपी रहती है। जो 6वें के बाद जो यूनिफॉर्मिटी आती है, फिर हम, क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं होगा,
वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए हम उसको फिर एज ए वैरायटी रिलीज होने के लिए जिसको हम प्रपोज करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से रोकना चाहूँगा। जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं कि कई सारे हमारे जो किसान भाई या दर्शकगण ये समझ लेते हैं कि एक बार क्रॉसिंग कर लिया तो तुरंत ही आपकी कोई वैरायटी निकल आती है। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं आपको जैसे कि डॉक्टर आमटे के साहब से हम सुन रहे हैं कि जब एक बार क्रॉसिंग होती है उसके बाद में 6 पीढ़ियों तक उसको असेस किया जाता है और उसकी पूरी उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, और कम से कम 6 साल तो अगर एक साल में एक जनरेशन लिए तो 6 साल तो उसी में निकल जाता है। जब उसके बाद में जब आपकी जो कैरेक्टर स्टेबलाइज हो जाते हैं या यूनिफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर वैरायटी निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। वो हमारे ICR के अनुसार 3 टायर सिस्टम बोलते हैं इसको, जी, जिसको IVT, AVT और AVT 2 में तो सबसे पहले मतलब IVT होती है, सबसे पहले IVT होती है जनरेशन के बाद में। 6 जनरेशन के बाद में पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो ब्रीड करता है वैरायटी, वो ब्रीडर IVT में देगा। इनिशियल वैराइटल ट्रायल जो प्राथमिक टेस्ट बोलेंगे उसको, प्रारंभिक किस्म परीक्षण हो जाता है, किस्म हो जाता है, और उसके आधार पर ये देखा इवैल्यूएशन पे ये देखा जाता है कि जनरली अब ये कम जितनी भी हम एंट्रीज लगाते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट एंट्री उपज के हिसाब से या पैथोलॉजिकल हिसाब से कोई रेजिस्टेंट है क्या, वो भी मतलब सारे कैरेक्टर हम ध्यान में रखते हैं जब वैरायटी ब्रीड करते हैं। तो उसमें देखा जाएगा कि ये हमारा पहला क्राइटेरिया जो होता है वो हाई उपज का ही होता है, अधिक उत्पादन। हम जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी वैरायटी बनाते हैं उसका भी मेन उद्देश्य वही होता है। तो कुल मिला के हम उपज कैसी बढ़े, यही हमारा पहली प्रायोरिटी होती है और यही पहला ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी आधार पर इवैल्यूएशन होता है सारी IVT हो जाएगी, उसके बाद में AVT 1 एडवांस वैरायटल ट्रायल 1 और एडवांस वैरायटल ट्रायल मतलब 3 साल और लग गए। 3 साल और लग गए। अच्छा, तो ऐसे 6, 3, 9 हो जाएंगे। तो जनरली ये प्रोसेस में फिर वैरायटी प्रपोज करना तो 10 साल कम से कम तो निकल ही जाते हैं। मतलब है। एक वैरायटी निकालने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों को अगर इस साल अगर काम शुरू करें उस पर्टिकुलर ध्यान में रखते, कोई उद्देश्य ध्यान में रखते तो कम से कम 10 साल ये लग सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से वही विषय पे आता हूँ कि एक चीज़ हमसे छूट गई। आपने जैसे बताया था कि शुरुआत में हमने कि पर्पल और वाइट को क्रॉस कर लिया, छठे जनरेशन में आपने बोला कि अगर डोमिनेंट जो कैरेक्टर होगा उसी कलर का वो रहेगा ना, उसमें से चुने जाएंगे सेग्रीगेटिंग जितने भी रहेंगे सारी, क्योंकि उसमें वेरिएशन होगा। हम ब्रीडिंग में वेरिएशन ही चाहते हैं, क्रॉस इसलिए करते हैं कि हमको डिजायरेबल दोनों का कॉम्बिनेशन में डिजायरेबल जो हमने जो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा था हाई उपज और डिजीज रेजिस्टेंस इंसेक्ट, वो जैसे उस आधार पर उस जो वैरायटी बनेगी उसकी बाद में जो सेग्रीगेशन लाइंस बनेगी, अभी वैरायटी नहीं बनी, जो लाइंस बनी है उसमें से हम जो हमें डिजायरेबल दिख रहा है हाई उपज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस या कोई भी जो डिजायरेबल हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट डिजीज ये वाला, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमको ये वाला ज़्यादा हाई यील्डिंग दिख रहा है तो उसको हम छाटेंगे और छाटेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ICRPs की पूरा IVT, AVT और AVT 2 तक वो चली जाएंगे। उसके बाद में उसका वो ब्रीडर जो है जिसने ये क्रॉस किया या परीक्षण किया वो अपना AICRPS वर्कशॉप में अपना उसके लिए वेराइटल रिलीज कमेटी के लिए प्रपोजल प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में वेराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी उसके ऊपर अपनी अनुशंसा करेंगे, फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन होता है और फिर वो इसका मतलब कि एक जब शुरुआत करते हैं कोई ब्रीडर इसके ऊपर कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर की ऊपर कोई नई वैरायटी का विकास करने में, तो मान लीजिए कि न्यूनतम 9-10 वर्ष तो लग ही जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि 9-10 साल जैसे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में मतलब इस तरीके का लग जाएंगे। वही तो मैं पूछना चाह रहा था। वही शॉर्ट करने के लिए हम ये कुछ जो और प्रोसेस तरीके है क्या? तो दूसरे जो तरीके हैं, जब ग्लास हाउस में हम लोग ये काम करते हैं तो साल में हम 3 जनरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से वो तो 10 साल के बजाय 5-6 साल में हम लोग कर सकते हैं। जी। तो यही एक टेक्निक है कि जो मतलब शॉर्ट जिसको फास्ट करने के लिए हम ग्लास हाउस या पॉली हाउस का इस्तेमाल करके 1 साल में 3
जनरेशन लेके हम ये साल कम कर सकते हैं। जी। अदरवाइज तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में तो 10-12 साल 10 साल तो इसको लगने हैं, जिसको लगने कि हैं। हम जो नए जो तरीके आए हैं कि जो पॉली हाउसेस है, ग्रीन हाउसेस है, उसमें जो 1 साल में 3 साल का काम 1 साल में ही कर सकते हैं कंट्रोल सकते हैं। सिचुएशन में। तो ये इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी अभी तक तो डॉक्टर रामटेके और- साहब से हमें मिली है। मैं अब ये जो हमारे जो छात्रगण है जो कि ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके एंगल से अगर मैं पूछना चाहूँ तो कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब कोई नई वैरायटी आ भी जाती है तो आपने जैसे बताया कि फ्लावर कलर ये है, अब इस प्रकार की जो नई वैरायटी में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कृपया इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? जैसे कि एक रंग, फ्लावर का रंग हो गया। हाँ, ये जितने भी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जैसे ये एक तो रंग हो गया, जी। फिर लीफ की साइज या हाँ, शेप जो है, पत्तियों का आकार है हाँ, या ये सारे लंबाई, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोला जाता है। और तो ये इसमें डिसाइड भी होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ये ये। डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जैसे ह्यूमन के, आदमी के केस में भी होते हैं। हम्म। अगर 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 ये घुंघराले बालों की और स्ट्रेट बालों की अगर शादी कर दिया जाए, जी जी जी, तो बहुत सिंपल भाषा में आप समझा रहे हैं, प्लीज हाँ। बताइए प्लीज। अगर दोनों की शादी कर दिया जाए तो पहला बच्चा जो होगा, मतलब पहली पीढ़ी का जो आएगा, उसके घुंघराले बाल आएंगे। तो बिल्कुल, ये आदमी के केस में बोला जाता है कि घुंघराले बाल होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ऐसे ह्यूमन में जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही किसी भी फसल में या पौधों में होते हैं। बाकियों में भी यही होता है। ह्यूमन में अब दूसरा जैसे ईयर लोब होते हैं, किसी के अटैच्ड होते हैं पूरे हाँ, ऐसे चिपका हुआ रहता जी, है, जी। और किसी के ऐसे किसी फ्री के लोब होते हैं, आंखों का रंग भी उसी प्रकार से आँखों होता का है। रंग भी इसी प्रकार होता है। और ये सारे जो है ये उसकी आनुवंशिकी वो ही डिसाइड करती है। जनरली ये चेंज जनरली डीएनए पे होता है, और आगे भी अब जैसे सडन चेंज होता है कई बार, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन बोलते हैं। हाँ हाँ, म्यूटेशन, ये एकदम से चेंज होना, बिल्कुल। पर्पल का वाइट होना, या अभी अगर हम आदमी का इतिहास देखते हैं इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन हुआ अफ्रीका में। वहाँ से हम देखते हैं कि कुछ लोग Migrate काले हो होते गए, हैं, हाँ, हाँ। निग्रो होते हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग वाइट होते हैं, जिसको जो रेसेस, डिफरेंट रेसेस होती है, डिफरेंट रेसेस होती है। अब सवाल ये है कि डिफरेंट रेसेस कैसे हुई? इवोल्यूशन तो एक ही जगह से हुआ, साउथ जी, जी। अफ्रीका से। जी। अब ये इनमें जो हुआ, ओरिजिनली निग्रो दिखता है हमको इतिहास ब्लैक पीपल, ब्लैक, जी फिर ये वाइट भी आ गए। तो वाइट कहाँ से? तो ये डीएनए में सडन चेंज अगर आता है जी, इवोल्यूशन में, तो वाइट हो मतलब ये जाता है। म्यूटेशन के कारण हुई है। म्यूटेशन, ये म्यूटेशन हम सोयाबीन में भी अप्लाई करते हैं। हमारी एक दो जो NRC 2 और 12 जो वैरायटी है म्यूटेंट है, जी जी तो जी। म्यूटेंट कैसे किया? जो ओरिजिनल वैरायटी थी उसको हमने दो तरीके से म्यूटेशन जी, जी, जी। मतलब ट्रीट करते हैं। या तो इथिल मिथिल सल्फोनेट केमिकल वे से, जी, जी। इनको म्यूटेजिन बोलते हैं। जो अच्छा। म्यूटेजिन किसको बोलते हैं? जो जिससे द्वारा म्यूटेशन म्यूटेशन हो, मतलब हो सकता है। जी तो ये केमिकली म्यूटेशन होता है। दूसरा गामा रेज और रेज का भी इस्तेमाल करके डीएनए में चेंज लाया जाता है। मैं तो- अभी इसके ऊपर जस्ट मेरे दिमाग में ये आया कि सोयाबीन की फसल में जो फलियां हम देखते हैं, कई बार अधिकतर फलियां जो 2 दाने वाली, 3 दाने वाली होती है और 4 दाने वाली होती है। तो ये कैरेक्टर किस प्रकार से हम लोग ब्रीडर लोग इसके लिए क्या करते हैं या क्या ध्यान में रखते हैं? अगर ह्यूमन के केस में, तो आदमी के केस में, जी अगर उसको सनलाइट में ज़्यादा जो रहता है, जो जनरली वो काला जो सा सनलाइट कलर से ले लेगा, एक्सपोज होता है तो expose कालापन होगा। रहेगा, और- चमड़ी में हाँ, टैनिंग हो जाता और जो ठंडे इलाके में रहते है, हैं वो गोरे रहते हैं। गोरे जी, जी, रहते जी। हैं। तो इस तरीके का हमारी जो सोयाबीन के केस में